वालेकुम, डॉक्टर अर्शद महमूद हेयर। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पीडियाट्रिक ईसीजी की बेसिस क्या है, इसके इंपॉर्टेंट जो डायग्नोसिस हैं वो हम कैसे बनाते हैं और उनको डिस्क्राइब कैसे करना है। तो ईसीजी की जो वीडियो है ये बेसिक्स से लेकर एडवांस तक है और पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन, वार्ड राउंड और वार्ड वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह आपको ये हेल्पफुल होगी। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बाकी वीडियोज़ भी देखिएगा। सबसे पहले ईसीजी की जो लीड्स हैं वो कैसे लगाई जाती हैं। तो ईसीजी की अगर हम लीड्स की बात करें तो टोटल ये 12 लीड्स होती हैं। उसमें से 6 जो लीड्स हैं वो हमारी लिम्ब लीड्स होती हैं और 6 लीड्स हमारी चेस्ट लीड्स होती हैं। अगर इनको हम डिटेल से देखें तो इस पर हमारा पूरा एक लेक्चर बन सकता है, लेकिन चूँकि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद आपकी एग्जामिनेशन और एग्ज़ाम और टॉक्स और उससे रिलेटेड है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताऊँगा। तो जो हमारी लिम्ब लीड्स होती हैं उसमें 2 टाइप की लीड्स होती हैं। एक लीड होती है यूनिपोलर लीड होती है और एक लीड होती है जो बाइपोलर लीड होती हैं। जो हमारी लीड 1, 2 एंड 3 हैं ये हमारी बाइपोलर लीड्स हैं। लीड 1 के मतलब जैसे आप देखें तो इसका एक नेगेटिव पोल है, एक पॉजिटिव पोल है, ठीक है। इस तरह अगर लीड 2 का देखें तो ये इसका नेगेटिव पोल है, ये इसका पॉजिटिव पोल है। लीड 3 का देखें तो ये इसका नेगेटिव पोल है और ये इसका पॉजिटिव पोल है। तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी लीड 1 की, लीड 2 की डायरेक्शन यहाँ पे होगी और लीड 3 की डायरेक्शन आपकी यहाँ से यहाँ पे होगी। सो ये नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ करंट है। और फिर ये उसी तरह आपको हार्ट का व्यू दिखाते हैं। अगर आप लीड 1 की बात करें तो ये इस साइड से आपको हार्ट का व्यू दिखाती है। लीड 2 आपको यहाँ से हार्ट का व्यू दिखाएगी। लीड 3 आपको यहाँ से हार्ट का व्यू दिखाएगी। तो इस तरह ये हार्ट का व्यू डिफरेंट एंगल से दिखाते हैं। इस तरह हमारी यूनिपोलर लीड्स हैं, इसमें AVR है, AVL एंड AVF है। तो AVR का ये एरिया है, AVL का ये एरिया है और AVF का ये एरिया है। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन से आपको हार्ट की दिखाते हैं, डिफरेंट वॉल को शो करती हैं। जहाँ की लीड आपकी राइट साइड को शो करेंगी, ये लेफ्ट साइड को शो करेंगी और ये इन्फीरियर साइड को हार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। जो हमारी चेस्ट लीड है फ्रंट पे लिखती हैं इसकी, उसमें 6 लीड्स हैं हमारी V1 से लेकर V6 तक। तो जो V1 V2 है वो राइट साइड ऑफ हार्ट के लिए हैं, V3 V4 जो है वो सेप्टम के लिए हैं, V5 V6 जो है वो लिटरल साइड ऑफ हार्ट और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके लिए हैं। तो उनकी पैथोलॉजीज़ को ज़्यादा ये प्रोडोमिनेटली शो करती हैं। अगेन ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे कि डिफरेंट डायरेक्शन से ईसीजी की लीड की मदद से हम उसको देख सकते हैं। लीड 2 इस साइड से देखेगी, लीड 3 यहाँ से देखेगी, लीड 1 यहाँ से देखेगी। जबकि AVR, AVL और AVF इस साइड से आपको हार्ट की जो है पैथोलॉजीज दिखाएंगी और लीड V1, V5, V6 आपको फ्रंट से हार्ट की पैथोलॉजीज को शो करती हैं। तो ये डिफरेंट व्यूज़ हैं हार्ट को देखने के लिए। अब अगर हम ईसीजी के स्ट्रिप की बात करें तो नॉर्मली ईसीजी की स्ट्रिप इस तरह हमें नज़र आती है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट वेव्स होती हैं, सेगमेंट्स होते हैं और इंटरवल होते हैं। अगर हम वेव्स की बात करें सबसे पहले हमें P वेव मिलती है जो कि वेव है फॉर एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब जो भी हार्ट का मसला है पहले डिपोलराइज होता है और फिर रीपोलराइज होता है। सो एट्रिया की डिपोलराइजेशन हमें P वेव से नज़र आती है, जबकि एट्रिया की जो रीपोलराइजेशन है वो उसकी वेव हमें प्रॉपरली नज़र नहीं आती, वो क्यूआरएस कम्प्लेक्स के अंदर ही मर्ज हो जाती है। जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है ये बेसिकली वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन है, ठीक है। और जो T वेव है ये वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन है। जो U वेव है ये वेंट्रिकल के कुछ पार्ट्स जो रह जाते हैं उनकी रीपोलराइजेशन है, लेकिन उमूमन ये जाहिर नहीं होती। जब पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो तो फिर ये शो होती है। तो ये ईसीजी की वेव्स हैं। अब अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास PR सेगमेंट है जो कि फ्रॉम द एंड ऑफ P वेव टू स्टार्ट ऑफ द R वेव है, Q वेव है। फिर ST सेगमेंट है जो कि हमारा एंड ऑफ S वेव टू स्टार्ट ऑफ T वेव्स है। तो इंपॉर्टेंट दो सेगमेंट्स हैं। कुछ हमारे इंटरवल्स होते हैं, जैसे हमारा QT इंटरवल है जो कि स्टार्ट ऑफ Q वेव से लेके एंड ऑफ T वेव तक है। और हमारा PR इंटरवल है जो कि RR इंटरवल है जो कि एक R वेव से दूसरी R वेव तक है। ये तो डिफरेंट इंटरवल्स हमारे हैं। क्यूआरएस कम्प्लेक्स बेसिकली कम्प्लेक्स है 3 वेव्स का, इसमें एक Q वेव है, फिर R वेव है और फिर S वेव है। सो 3 इंपॉर्टेंट वेव्स इसके अंदर कम्प्लेक्स के अंदर है। तो ये नॉर्मल ईसीजी की वेव्स हैं, इंटरवल्स हैं और सेगमेंट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। अब इस अगर वीडियो में देखते हैं हम कि ईसीजी की स्ट्रिप्स के ऊपर जो मार्किंग होती हैं वो किस तरह होती हैं, स्मॉल बॉक्स कितना होता है, लार्ज बॉक्स कितना होता है और नॉर्मल इनकी जो है वो इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है एक बॉक्स की। तो अगर हम बॉक्स को देखें तो इसमें हमारे पास 2 तरह के बॉक्स होते हैं। एक हमारे पास ये लार्ज बॉक्स है और लार्ज बॉक्स के अंदर हमारे पास स्मॉल बॉक्सेज हैं, ठीक है। अब अगर इसकी हम लेंथ की बात करें इसकी, अगर हम इसकी सबसे पहले हम इसकी इसको वर्टिकली देख लेते हैं कि वर्टिकली हमारा क्या शो होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वर्टिकली जो ईसीजी पे शो होता है वो इसका एम्पलीट्यूड होता है। इतना इस वेव की ऊंचाई ज़्यादा होगी, उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो मतलब उसका एम्पलीट्यूड। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको जो है यहाँ पे इसका कुछ थोड़ा सा एरिया दिखाया गया है। तो इसमें जो बेसिकली हमारा जो जो स्मॉल बॉक्स है उसकी अगर हम डायमेंशंस को देखें तो इसकी जो चौड़ाई है या ऊंचाई है दोनों पॉइंट जो है वो 1 मिलीमीटर की होती है।
तो ईसीजी के जो एम्पलीट्यूड एरिया है वहाँ पे हमारी जो एक बॉक्स है, छोटा बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0.1 जो है वो मिली वोल्ट है। और जो बड़ा बॉक्स, क्योंकि बड़े बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड होगा 0.5 मिली वोल्ट। और जो 2 बड़े बॉक्स हैं उनका एम्पलीट्यूड मिला के हमारे पास बनता है 1 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये उसका एम्पलीट्यूड है। सो 10 मिलीमीटर का जो है 2 स्मॉल बॉक्सेस का जो एरिया है वो 1 मिली वोल्ट का एम्पलीट्यूड लेकर आता है। अब अगर हम इसको अब हॉरिजॉन्टली देखें तो हॉरिजॉन्टली बेसिकली उसकी स्पीड होती है ईसीजी की। अगेन मैंने पहले बताया था आपको कि जो छोटा बॉक्स है उसकी डायमेंशन 1:1 है, यानी 1 मिलीमीटर उसकी लेंथ है और 1 मिलीमीटर उसकी जो है वो हाइट है। और जो बड़ा बॉक्स है उसकी जो लेंथ और हाइट है वो 5 मिलीमीटर है, क्योंकि ये स्मॉल जो है वो 5 बॉक्सेस से मिलकर बड़ा बॉक्स बनता है, तो उसकी मिलीमीटर जो लेंथ है और हाइट है वो 5 मिलीमीटर होती है। तो नॉर्मल अगर ईसीजी की स्पीड वैसे तो डिफरेंट रख सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली जो स्टैंडर्ड स्पीड है वो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अगर एक चिपर इस स्पीड से मूव कर रहा है कि वो 25 मिलीमीटर एक सेकंड में तय करता है, तो अगर हम देखें उसके जो 5 बॉक्सेस हैं या 5 जो मिलीमीटर का एरिया है तो वो तय करेगा 5/25, तो ये तकरीबन बनता है 0.4। सो जो 0.2 बनता है, सॉरी। तो पॉइंट जो एक बड़ा बॉक्स है उसकी जो आपकी जो उसका एरिया है वो 0.2 सेकंड है, ठीक है। तो ये 0.2 सेकंड की ड्यूरेशन होती है। और अगर इसको हम फर्दर हम देखें अगर, तो हमारा स्मॉल बॉक्स कितना साइज़ बनता है, तो उसके लिए हम करेंगे इसका 1/25 करेंगे, क्योंकि 25 स्पीड है और 1 जो है वो 1 मिलीमीटर का एरिया है, तो ये हमारा बन जाता है 0.04, ठीक है। तो ये सेकंड्स हैं, तो 0.2 सेकंड जो है वो ड्यूरेशन है हमारे बड़े बॉक्स की, और हमारे छोटे बॉक्स की ड्यूरेशन है 0.04 सेकंड। अगर इसको हमें मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लार्ज बॉक्स है वो 200 मिली सेकंड का होगा और स्मॉल बॉक्स जो है वो 40 मिली सेकंड्स का होगा। तो ये नॉर्मल ईसीजी की ड्यूरेशन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हाँ, अगर हम नॉर्मल अब वेव्स की बात करते हैं कि इनका एम्पलीट्यूड कितना होता है और नॉर्मली इनकी लेंथ कितनी होती है। सबसे पहले हम पी वेव की बात करें तो पी वेव का जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड मतलब हाइट है वो 2.5 मिलीमीटर तक हो सकती है, यानी 2.5 जो बॉक्सेस हैं स्मॉल बॉक्सेस उतनी उसकी हाइट हो सकती है। अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है नॉर्मली 0.12 सेकंड यानी कि 3 स्मॉल बॉक्सेस तक हो सकती है। सो हाइट इज़ 2.5 मिलीमीटर या 2.5 बॉक्सेस, और लेंथ जो है इसकी 3 बॉक्सेस तक हो सकती है, 0.12 सेकंड तक हो सकती है। तो इसकी नॉर्मल लेंथ है। अगर हम पी आर इंटरवल की बात करें जो कि स्टार्ट ऑफ पी वेव से लेके स्टार्ट ऑफ क्यू वेव तक होता है, तो इसकी जो नॉर्मल जो है जो लेंथ है वो 0.12 से 0.2 सेकंड तक होती है, यानी कि 3 से लेके 5 स्मॉल बॉक्सेस हो सकती है। अगर 5 स्मॉल बॉक्सेस से ये बढ़ जाता है तो फिर हम कहते हैं ये प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल है। अगर हम क्यू आर एस कम्प्लेक्स की बात करें तो इसकी जो हमारी नॉर्मल लेंथ है ये भी 3 स्मॉल बॉक्सेस तक होती है। तो अगर ये 3 स्मॉल बॉक्सेस से बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे ये एक अबनॉर्मल है और इन लार्ज क्यू आर एस कम्प्लेक्स है। तो इसकी भी आपकी लेंथ जो है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस तक होती है। अगर हम क्यू टी इंटरवल की बात करें, सॉरी, जो स्टार्ट ऑफ क्यू वेव से एंड ऑफ टी वेव तक होता है, तो इसकी जो नॉर्मल लेंथ है वो 0.44 मिली सेकेंड तक 0.44 सेकेंड तक होती है। अगर इसको हम बॉक्सेस पे डिवाइड करें तो तकरीबन ये 11 स्मॉल बॉक्सेस बनते हैं। तो अगर ये 11 स्मॉल बॉक्सेस ज़्यादा आएगा तो हम कहेंगे प्रोलॉन्ग क्यूट इंटरवल है। आइडली जब भी आप क्यूट इंटरवल निकालते हैं तो उसको आप करेक्टेड क्यूट इंटरवल निकालें, क्योंकि जब हार्ट रेट जब ब्रेडिकार्डिया होता है तो आपका जो क्यूट इंटरवल है मे बी आपको लग रहा होगा कि प्रोलॉन्ग है, लेकिन एक्चुअली वो प्रोलॉन्ग नहीं होता। इस तरह टैक्यकार्डिया में आपका क्यूट इंटरवल आपको लग रहा होगा कि ये अभी प्रोलॉन्ग नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो प्रोलॉन्ग होता है। तो करेक्टेड क्यूट इंटरवल कैलकुलेट ज़रूर करना है, क्योंकि हार्ट रेट का इस पर बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। तो ये कुछ मैं नॉर्मल ईसीजी वेव्स की नॉर्मल ड्यूरेशन और लेंथ बता दी है। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। पी वेव की जो नॉर्मल लेंथ है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस तक है, और जो हाइट है वो 2.5 स्मॉल बॉक्सेस तक होती है। इससे ज़्यादा होगी तो अब नॉर्मल है। पी आर इंटरवल जो है वो आपका 5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो वो अब नॉर्मल है। क्यू आर कम्प्लेक्स आपका 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वरना अब नॉर्मल है। क्यूट इंटरवल आपका नॉर्मल 11 स्मॉल बॉक्स इतना होता है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये भी अब नॉर्मल है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप रिमेंबर कर लें। अब ईसीजी की लीड को पढ़ना कैसे, ईसीजी स्ट्रिप जब भी आप देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपने देखनी है सिस्टेमिक वे में पढ़ने के लिए, सबसे पहले हम उसका रिदम देखते हैं, फिर हम उसका रेट देखते हैं, फिर हम उसका एक्सेस देखते हैं, और फिर हम तरतीब से वेव्स देखते हैं कि पी वेव कैसी है, पी इंटरवल कैसा है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स कैसा है, और फलां आगे बाकी चीज़ें देखते हैं। तो इसको हम इससे सिस्टेमिक वे में पढ़ते हैं। तो रिदम का क्या मतलब होता है? साइनस रिदम जो है और हार्ट का है वो नॉर्मल रिदम है। इसका मतलब ये है कि एवरी क्यू आर एस कम्प्लेक्स इज़ प्रोसीडेड बाई ए पी वेव
विद नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी क्या है कि पी वेव जो है जिस वेव में अपराइट है उसमें अपराइट होगी और उसका पीयर इंटरवल नॉर्मल होगा। तो अगर ये चीज़ें नॉर्मल हैं तो फिर वो उसकी जो रिदम है वो साइनस रिदम है, नॉर्मल रिदम है। तो अगर आप इसी स्ट्रिप को देखें तो आपको हर क्यूरस कम्प्लेक्स से पहले पी वेव आपको नज़र आ रही है। सारे क्यूरस कम्प्लेक्स जो हैं वो पी वेव से पहले प्रोसीड कर रहे हैं और सारों में पी आर इंटरवल नॉर्मल है, पी वेव अपराइट है। तो बेसिकली हम इस रिदम स्ट्रिप को लीड 2 में देखते हैं जहाँ पे पी वेव जो है वो अपराइट होती है। सो इन सारे स्ट्रिप्स के अंदर जो है वो आपकी जो है जो पी वेव है वो अपराइट आपको नज़र आ रही है। सो बेसिकली ये एक नॉर्मल ईजी है इस लिहाज से। अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये बेसिकली है कि अब आपने ईजी स्टेप देख ली, आपने कहा कि साइनस रिदम है। नेक्स्ट आप इसको हमने हार्ट रेट कैलकुलेट करना है। जो ए साइनस रिदम होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हार्ट रेट, अगर तो आपका पेशेंट है जिसका रिदम साइनस है तो उसमें हार्ट रेट कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। उसमें आपने करना क्या है कि आपने जो देखना है कि 2 आर इंटरवल के दरमियान में, 2 आर इंटरवल के दरमियान कितना डिस्टेंस, कितने लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। तो जितने भी लार्ज बॉक्सेस आएंगे आपके उसको आपने 300 को उससे आपने डिवाइड कर लेना। तो आपका जो है वो आंसर जो होगा वो हार्ट रेट होगा। सपोज अगर पहली स्टेप में देखें, डिफरेंट स्टेप्स को इकट्ठा उन्होंने दिखाया गया है इसमें। तो अगर दो आपके जो आर वेव्स हैं उनके दरमियान का जो गैप है वो एक लार्ज बॉक्स इतना है, तो हम कहेंगे 300 डिवाइडेड बाई 1, तो हार्ट रेट आपका 300 आ जाएगा। इस तरह अगर दो लार्ज बॉक्सेस के दरमियान, दो आर वेव्स के दरमियान में 2 लार्ज बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो उसमें 300 हम करेंगे और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा हार्ट रेट आ जाएगा 150, ठीक है। इस तरह अगर दो जो हमारे हैं जो 2 हमारी आर वेव्स हैं उसके दरमियान में अगर हम लार्ज बॉक्स हमारे 1 2 3 4 5 हैं, तो हम करेंगे 300 डिवाइडेड बाई 5, तो ये तकरीबन 60 तक हार्ट रेट आ जाएगा। तो ये हार्ट रेट कैलकुलेट करने का इजी वे है कि आप इस तरह आप हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें कि आर वेव्स के दरमियान में कितने लार्ज बॉक्स आ रहे हैं और 300 से उस नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस को डिवाइड कर दें तो आपका हार्ट रेट आ जाएगा। अब अगर एक पेशेंट का साइनस रिदम नहीं है, उसका ए साइनस रिदम है, उसके अंदर हार्ट ब्लॉक है, तो उस सूरत में हम एक लंबी स्ट्रिप लेते हैं ताकि हमारा हार्ट रेट ज़्यादा अच्छी तरह, ज़्यादा एक्यूरेटली काउंट हो, क्योंकि उसमें ब्लॉक्स की वजह से हमें डाउट होता है कि हमारा हार्ट रेट करेक्टली काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम करते क्या है कि इसी स्ट्रिप की एक लंबी स्ट्रिप लेते हैं और हम 6 सेकंड का मतलब जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि जो है एक जो लार्ज बॉक्स है वो 0.2 सेकेंड्स का होता है, ठीक है, 0.2 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। तो 6 सेकेंड्स के लिए अगर आप उसको 6 सेकेंड कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप उसमें देखना चाहते हैं उसका हार्ट रेट, तो आपको 30 लार्ज स्क्वेयर्स देखने पड़ेंगे, 30 लार्ज बॉक्सेस देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो आपके 6 सेकेंड बनेंगे। अब उस 6 सेकेंड या 30 लार्ज बॉक्सेस के अंदर अब आप आर वेव्स को काउंट कर लें। और चूंकि ये 6 सेकंड के आर वेव्स या हार्ट रेट्स हैं, बेसिकली आर वेव हम इसलिए लेते हैं कि आर वेव का मतलब ये है कि वेंट्रिकल कंट्रैक्टर है, तो वो उसकी एक हार्ट बीट है, ठीक है। तो अगर 6 सेकंड के अंदर जितने भी हमारे आर वेव्स आ रही हैं, उसका मतलब है कि 6 सेकंड में उतनी बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फिर 1 सेकंड का हार्ट रेट आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे एक स्टेप दिखाई गई है, इसके अंदर 6 सेकंड्स के अंदर उन्होंने जो है वो कैलकुलेट की है उसकी आर वेव्स। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 इसकी आर वेव्स हैं 6 सेकंड में। तो इस चूँकि 6 सेकंड है, हमने 1 मिनट का हार्ट रेट कैलकुलेट करना है, तो हम इसको 6 × 10 करेंगे ताकि 60 सेकंड का हमारा हार्ट रेट आए। तो हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हार्ट रेट जो है वो 80 बीट्स पर मिनट है। तो ये है जब हार्ट रेट आपका साइनस रिदम में ना हो तो तब अपने कैसे हार्ट रेट कैलकुलेट करना है उसका वे है। फिर हम आते हैं एक्सिस की तरफ। तो ये एक्सिस के लिए आपने 2 लीड्स लेनी है, उसमें एक लीड 1 है और दूसरी लीड AVF है। और आपने उनमें देखना है कि उसका जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है क्या वो उसकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव में ज़्यादा है या नेगेटिव में ज़्यादा है। और उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का कोई एक्सिस डेविएशन या ऐसा कोई इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर हम इस इमेज को बड़ा गौर से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। इसमें जैसे मैं पहले बताया कि लीड 1 की डायरेक्शन इस तरफ होती है और लीड 1 की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, क्योंकि उसकी करंट का फ्लो इस तरफ होता है, ठीक है। अब लीड 1 पॉजिटिव इस साइड पे होगी और लीड AVF पॉजिटिव इस साइड पे होगी। लीड 1 की जो पॉजिटिविटी है इस एरिया में रहती है, तो इस एरिया में अगर आपका कार्डियक एक्सिस रहेगा तो मतलब लीड 1 पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इस एरिया में आपका कार्डियक एक्सिस रहेगा तो मतलब लीड जो है AVF पॉजिटिव है। अगर हार्ट का एक्सिस इस एरिया में आएगा तो मतलब दोनों जो है AVF और 1 दोनों नेगेटिव है। अब हार्ट का एक्सिस कैसे बनता है? हार्ट का एक्सिस बेसिकली लीड जो है दोनों लीड्स 1 और 2 को मिला के बनता है। सपोज अगर आपके जो है पॉजिटिव का मतलब है कि जिस वेव का क्यूआरएस कम्प्लेक्स पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा होगा तो मतलब वो लीड पॉजिटिव है, और जिसका नेगेटिव की तरफ आएगा तो वो लीड नेगेटिव है। सपोज अगर लीड 1 का क्यूआरएस कम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो हमारा जो हार्ट का जो लीड 1 का अगर वेक्टर है वो इस एरिया में आएगा, ठीक है।
और हमारा AVF का जो है वो अगर लीड QRS कम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो हमारा AVF का वेक्टर इस एरिया में आएगा। तो दोनों का जो कंबाइंड वेक्टर होगा, जो एरिया दोनों में कंबाइन हो रहा है, तो हमारा फाइनल वेक्टर इस एरिया में आएगा जो कि नॉर्मल हार्ट का एक्सिस है। अब अगर हमारा लीड 1 का जो है वो एक्सिस पॉजिटिव है अगेन, तो हमारा ये इस एरिया में आएगा, ठीक है। और हमारे लीड जो AVF का अगर नेगेटिव है तो वो इस एरिया में आएगा, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी इस एरिया में है, ये वाला एरिया इसका पॉजिटिव एरिया है, ठीक है। तो फाइनल हमारा जो हार्ट की डायरेक्शन होगी इस एरिया में होगी, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अब अगर हमारा लीड 1 का जो है वो नेगेटिव है QRS कम्प्लेक्स, तो लीड 1 की नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिव एरिया है लीड 1 का और ये नेगेटिव एरिया है, तो लीड 1 का जो एक्सिस है वो इस एरिया में आएगा। और हमारी अगर लीड जो AVF है वो अगर पॉजिटिव है, तो अगेन पहले मैंने बताया था कि लीड जो AVF है उसका नेगेटिव एरिया ये है और पॉजिटिव एरिया ये है, तो लीड AVF का वेक्टर इस एरिया में आएगा। तो दोनों का जो कंबाइंड वेक्टर है वो इस एरिया में आएगा, तो ये है राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। अब अगर एक सिनेरियो ऐसा है कि लीड जो 1 है उसका वेक्टर नेगेटिव है, जैसे पहले बताया था कि लीड 1 का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इसका वेक्टर इस एरिया में आएगा। और लीड AVF का भी अगर नेगेटिव है, तो पहले मैंने बताया था कि लीड AVF का पॉजिटिव इस एरिया में होता है और नेगेटिव इस एरिया में होता है, तो इसका वेक्टर भी इधर आएगा। तो दोनों का जो कंबाइंड एरिया आ रहा है वो ये वाला एरिया है, तो इसका हम कहते हैं एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन। तो डिफरेंट एक्सिस हैं, इनको आपने इस तरह देखना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसको। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब इसी EEG में देखें अगर आपको, तो तीनों चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं, रिदम कैलकुलेट करते हैं, हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं और एक्सेस कैलकुलेट करते हैं इस पर। तो उस एक्सेस और इन चीज़ों के लिए हमने लीड 2 लेनी होती है, ठीक है। तो इसमें देखें अगर आप, तो आपको जो है वो P वेव नज़र आ रही है, फिर QRS कम्प्लेक्स, फिर P वेव, फिर QRS कम्प्लेक्स, फिर P वेव, फिर QRS कम्प्लेक्स। तो हार्ट का जो रिदम है वो साइनस रिदम है, पहली बात। दूसरा, अगर हम हार्ट रेट कैलकुलेट करें, तो अगर हम इस आर वेव, क्योंकि साइनस रिदम है तो हम सिर्फ एक R वेव के दौरान में डिस्टेंस देखेंगे, तो हमें लार्ज बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 लार्ज बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो 300 डिवाइडेड बाई 6, तो तकरीबन ये बन जाता है 50। तो इस पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो 50 है। सो पेशेंट हैविंग साइनस ब्रेडिकार्डिया इसके अंदर आ रहा है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका एक्सेस। जैसे पहले बताया था कि एक्सेस के लिए आपने लीड 1 देखनी है और लीड AVF देखनी है, और दोनों में QRS कम्प्लेक्स देखने आपने कि वो कैसे नज़र आ रहे हैं और इसमें कैसे नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसमें देखें तो आपके दोनों QRS कम्प्लेक्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। जब दोनों QRS कम्प्लेक्स पॉजिटिव होते हैं, तो आपको पहले बताया, मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस सूरत में आपका जो है वो अगर ये भी पॉजिटिव आ रहा है लीड 1 का और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इनमें जो कंबाइन एरिया ये वाला है, तो इसकी एक्सेस जो है वो नॉर्मल एक्सेस है हार्ट की, तो ये नॉर्मल एक्सेस है, इसमें कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। अगेन अगर इसमें हम एक्सेस देखते हैं हार्ट का, तो लीड 1 में QRS कम्प्लेक्स ये है, लीड AVF में QRS कम्प्लेक्स ये है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये फिर अगेन वो राइट एक्सेस डेविएशन आ जाती है हमारी, ठीक है, क्योंकि AVF 1 में पॉजिटिव आ गया है। अगेन लीड 1 में पॉजिटिव है, लीड AVF में नेगेटिव है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन है हमारी, लीड 1 नेगेटिव है तो लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन है। इसमें देखें तो आपका लीड 1 के अंदर जो है वो नेगेटिव है और लीड AVF में भी नेगेटिव है, तो ये दोनों जो है QRS कम्प्लेक्स नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो ये एक्सट्रीम राइट एक्सिस डेविएशन आ गई है। तो इस तरह आपने इसका हार्ट का एक्सिस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं MCQ आपसे शेयर कर लूँ कि जब भी एक पेशेंट जो उसको साइनोटिक कंजेंटल हार्ट डिजीज़ है और उसका जो है आपका एक्सिस, अमूमन ये ECG बहुत कॉमन आती है एग्जाम के अंदर, पेशेंट है उस साइनोटिक कंजेंटल हार्ट डिजीज़ है और उस पेशेंट का जब एक्सिस आप देखते हैं तो वो लीड 1 में पॉजिटिव है, AVF में नेगेटिव है, यानी कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, और पेशेंट साइनोटिक है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन इसके अंदर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन साइनोटिक कंडीशन में आता है और वो है ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। तो ये थ्योरी में MCQ भी आता है, ये ECG आपकी टॉक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एक्सेस हो गए। अब हम P वेव को देखते हैं। तो P वेव को मैंने पहले बताया था आपको, P वेव की नॉर्मल जो लेंथ है वो 3 सेकंड्स तक, 3 स्मॉल बॉक्सेस तक हो सकती है, और जो उसकी हाइट है वो 2.5 स्मॉल बॉक्सेस तक हो सकती है। इससे ज़्यादा होगी तो ये अब नॉर्मल है। और हमारा PR इंटरवल जो कि स्टार्ट ऑफ P वेव से लेके स्टार्ट ऑफ R वेव तक होता है, नॉर्मली 5 स्मॉल बॉक्सेस तक होता है, इससे ज़्यादा होगा तो ये अब नॉर्मल है। अब हम इसकी अब नॉर्मलिटीज़ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस वेव में अगर आप देखें तो आपको P वेव जो है वो बहुत टॉल नज़र आ रही है, P वेव की टॉल है। P वेव अगर आप देखें, मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ, तो P वेव की जो आपकी जो हाइट है वो आपकी P वेव की हाइट 1 2 3 3.5 स्मॉल स्क्वायर से ऊपर तक है। तो नॉर्मली इसकी जो हाइट है वो इट शुड बी लेस दैन 2.5 स्मॉल बॉक्सेस। सो इसकी हाइट ज़्यादा है, इसको हम कहते हैं P पल्मोनेल। और P पल्मोनेल जब आती है तभी आती है जब उसका जो है वो जब उसका जो है वो राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होती है। राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी कब होगी? जब डेफिनेटली उसका राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा और मोस्टली वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी स्टीनोसिस कंडीशन बढ़ता है, उसके हम इसको कहते हैं P पल्मोनेल।
इस वेव के अंदर देखें तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग नज़र आएंगी। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो आपको इसमें जो है वो, अगर आप पी वेव देखें तो आपको बाइफिड नज़र आ रही है, बाइफिड नज़र आ रही है पी वेव। बाइफिड का मतलब यह है कि पहले ऊपर जाती है, थोड़ी सी नीचे फिर ऐसे होती है, तो एम शेप है, जिसको कहते हैं हम पी पी माइट्रेल। माइट्रेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जब हमारे लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी होती है तो ये टिपिकल ईजी हमें नज़र आती, ईसीजी हमें ईसीजी नज़र आती है, जिसमें हमें बाइफिड पी वेव होती है। होता ही है कि नॉर्मली पी वेव जो है वो कम्बिनेशन होते हैं राइट और लेफ्ट एट्रियम का, लेकिन जब लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी होगी तो जो करंट हमें राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जा रहा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, जिसकी वजह से आपको ये बाइफिड पी वेव नज़र आती है। तो ये बेसिकली शो करती है लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी को, और मोस्टली क्योंकि अडल्ट के अंदर माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से ये कंडीशन हो रही होती है, जिसके लिए हमने इसको पी माइट्रेल लेबल किया हुआ है। तो टिपिकली इसके अंदर जो पी वेव है वो एम शेप होती है, बाईफेजिक होती है। अगर इस ईजी को आप गौर से देखें तो आपको इंपॉर्टेंट फाइंडिंग नजर आएंगी कि अगर इसका पी आर इंटरवल देखें तो ये स्टार्ट ऑफ पी वेव से लेके स्टार्ट ऑफ आर वेव तक है। तो ये अगर आप इसके बॉक्स काउंट करें तो आपके 1 और 5 और 6, तो ये तकरीबन 5 और 2 7 बॉक्सेस पर है। तो 7 पहले मैंने बताया था आपके कि जब पी आर इंटरवल आपका 5 बॉक्सेस से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल। सो ये बेसिकली ये केस है प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल का, इसको हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। अगेन अगर इस ईजी को आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको जो फाइंडिंग नज़र आएंगी उसमें तो इसमें जो फाइंडिंग इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं आपको, उसमें देखें अगर आपको ये पी वेव नज़र आ रही है, ये पी वेव नज़र आ रही है, सॉरी पी वेव नज़र आ रही है, पी वेव नज़र आ रही है, ये पी वेव नज़र आ रही है, यहाँ पी वेव नज़र आ रही है, फिर क्यूरस कम्प्लेक्स नहीं है। और अगर आप देखें तो इसका पी इंटरवल इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, और ये ख़त्म हो गया। तो मतलब इसमें प्रोग्रेसिवली पी आर इंटरवल जो आपका वो इनलार्ज हो रहा है और फिर एक ड्रॉप बीट आई है। तो बेसिकली इसमें पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग है, फिर प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ पी आर इंटरवल है, और फिर एक ड्रॉप बीट आती है, जिसको हम कहते हैं टाइप 2 हार्ट ब्लॉक, और इसको हम कहते हैं मोबिट्स टाइप 1 या वेंकी बैक फिनोमेना। ठीक है, तो ये टाइप 2 का सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का टाइप 1 कैटेगरी में आता है, जिसमें पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिवली इनलार्ज होता है और फिर आपकी हार्ट बीट एक ड्रॉप आती है। इस ईजी को देखें, इस ईजी को देखें आप, तो इसके अंदर आपको पी वेव नज़र आ रही हैं, लेकिन पी आर इंटरवल इसका बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो आपको एक ड्रॉप बीट नज़र आ रही है, इसमें पी आर इंटरवल के बाद क्यूआरएस कम्प्लेक्स नज़र नहीं आ रहा। सो बेसिकली अगेन ये केस ऑफ हार्ट ब्लॉक है, लेकिन चूंकि इसमें पी आर इंटरवल नॉर्मल है और कोई प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ पी आर इंटरवल नहीं आ रही, तो ये केस है सेकेंडरी की हार्ट ब्लॉक की टाइप 2 मोबिट्स टाइप 2 का। सो अगर पी आर इंटरवल नॉर्मल है आपका और कोई प्रोग्रेसिव इलाजमेंट भी नहीं होती और सडन आपका एक हार्ट रेट ड्रॉप होती है, क्यूरस कम्प्लेक्स नहीं आता, तो ये टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। इस ईसीजी को आप गौर से देखें तो आपको इसके अंदर जो है पी वेव नज़र आ रही है, फिर पी वेव क्यूरस कम्प्लेक्स, फिर टी वेव, फिर पी वेव, कोई क्यूरस कम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पे, फिर पी वेव, यहाँ क्यूरस कम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पी वेव इधर उसके ऊपर आ रही है, फिर क्यूरस कम्प्लेक्स कोई नहीं है। ठीक है, मतलब पी वेव इसमें बिल्कुल रैंडमली आ रही है, यहाँ पी वेव आ रही है, यहाँ पी वेव आ रही है, क्यूरस कम्प्लेक्स नहीं है, इसकी पी वेव यहाँ बिल्कुल मर्ज हो रही है उसके अंदर। तो ये बेसिकली केस है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का, इसमें टोटल एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन हो गई है, एट्रिया अपने रेट पे चल रहा है, वेंट्रिकल अपने रेट पे चल रहा है, और दोनों के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही। सो बेसिकली केस है ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि जो हमारे सेकंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक है और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, ये केसेस हैं कैंडिडेट फॉर द PPM या TPM। PPM स्टैंड फॉर परमानेंट पेसमेकर एंड TPM स्टैंड फॉर ट्रांजिएंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन। इसी चीज़ को देखिए अगर आप, तो आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग नज़र आ रही है कि आपको टी वेव नज़र ही नहीं आ रही यहाँ पे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, तो बिल्कुल टी वेव नज़र नहीं आ रही। ठीक है, फ्लैट है टी वेव, यहाँ पे टी वेव नज़र नहीं आ रही, बल्कि उल्टा आपका एस सेगमेंट थोड़ा सा डिप्रेस है इसका। तो बेसिकली ये केस था हाइपोकलीमिया का। तो टिपिकल एग्जाम के अंदर जो सिनेरियो आता है उसमें बेसिकली पेशेंट आता है हमारे पास डायरिया का, और उसको जो है अब डायरिया के बाद उसकी एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, या फिर उसके जब मसल की फ्लैसिडिटी आ जाती है, रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे होते। तो इस सिनेरियो के साथ आपके पास जब भी पेशेंट आए तो आपने उसी टाइम फ़ौरन देख लेना है कि ये पेशेंट हाइपोकलीमिया का है, और ECG आपको टिपिकली इस तरह की नज़र आएगी जिसके अंदर उसकी पी वेव अब नॉर्मल होगी। कुछ केसेस में आपको यू वेव भी नज़र आ सकती है, और बाकी अगर फर्दर इसकी प्रोलॉन्गेशन होगी तो आपको बाकी क्यूरस कम्प्लेक्सेस में चेंजेस भी नज़र आती हैं अगर वो ज़्यादा हाइपोकलीमिया परसिस्ट करे। इस ECG में देखें तो इसके अंदर आपको जो टी वेव्स हैं बहुत टॉल नज़र आ रही हैं, टॉल टेंटेड टी वेव नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉल टेंटेड टी वेव्स।
तो टिपिकल है फॉर द हाइपरकैलेमिया। तो टिपिकल एग्जाम में सिनेरियो क्या आता है, सिनेरियो में यही होता है कि आपको CKD का सिनेरियो आता है कि पेशेंट है, CKD का डिफरेंट फॉर्म में बता सकते हैं कि पेशेंट ऑन रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, डायलिसिस पे है, या वैसे फॉलोअप है और उसके अंदर ECG का आई है। तो जब भी CKD के पेशेंट के ECG आए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपने कहना है कि ये मोस्ट लाइकली केस है हाइपरकैलेमिया का, और ECG आपको ऐसी नज़र आए तो फिर ये केस है हाइपरकैलेमिया का। इस ECG के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट फाइंड नज़र आ रही है कि आपका जो है वो ST सेगमेंट आपका बेस लाइन से लेकर डिप्रेस्ड है और T वेव बाईफेजिक टाइप की है कि पहले नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स टिक साइन, ठीक है, रिवर्स टिक साइन, ठीक है। और इसको हम आंसू हॉकी जो है, हॉकी के पेस भी कहते हैं, हॉकी की स्टिक भी ऐसी ही होती है। सो ये जो ECG है टिपिकल है फॉर द डाइजॉक्सन टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो उसमें अगेन आप डाइजॉक्सन लेवल करवाते हैं और फिर डिजीबैंड एंटीबॉडीज़ वो लेवल प्रोवाइड करते हैं। सो रिवर्स टिक साइन ऐसे रिवर्स हो रहा है ना, नॉर्मल हमारा टिक कैसे होता है अगर हम देखें तो इसको, तो नॉर्मल हमारा टिक होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे, लेकिन ये रिवर्स है, यहाँ पे ऐसे टिक हो रहा है तो इसको हम कहते हैं रिवर्स, ऐसे हो रहा है टिक, तो इसको हम रिवर्स टिक साइन कहते हैं। दूसरा हम हॉकी स्टिक साइन भी कहते हैं कि हॉकी स्टिक तरह ये स्टिक बनी हुई है, ठीक है। तो ये है ECG टिपिकल फॉर द डाइजॉक्सन टॉक्सिसिटी। अगेन इसमें देखें तो आपको फिर वही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको ये ST सेगमेंट डिप्रेशन नज़र आ रही है और फिर एब्नॉर्मल T वेव है। तो अगेन ये केस है रिवर्स टिक साइन, हॉकी साइन और ये डाइजॉक्सन टॉक्सिसिटी का है। अब इस एरिया पर फोकस करें तो आपको ये नज़र आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये रिवर्स टिक साइन नज़र आ रहा है और आपको ये एब्नॉर्मल एरिया नज़र आ रहा है। तो टिपिकल है फॉर द डाइजॉक्सन टॉक्सिसिटी। अगेन इस ECG के अंदर आप जो फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है वो है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एरिया में, हाँ यहाँ पे, तो आपको जो है ना वो जो P वेव है उसके बाद R वेव आप बिल्कुल आपकी जो है ना यहाँ पे भी देख लें तो PR इंटरवल बहुत शॉर्ट सा है, ठीक है। दूसरा R वेव जो है ना जब अप राइट होती है, नॉर्मली R वेव ऐसे, P वेव आके ऐसे एकदम जाती है। यहाँ पे देखें तो आपकी R वेव ऐसे स्लो ऊपर जा रही है। तो एक तो PR इंटरवल शॉर्ट है, दूसरा जो है वो स्लो राइज ऑफ R वेव है, इसको हम कहते हैं स्लरिंग या डेल्टा वेव्स, ठीक है, स्लरिंग साइन कहते हैं। तो ये बेसिकली टिपिकल है फॉर द WPW सिंड्रोम, दैट इज़ वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें PR इंटरवल आपका शॉर्ट होता है और आपकी जो डेल्टा वेव आ रही होती है जिसमें स्लो अपराइज ऑफ R वेव होता है। अगेन इस वीडियो के अंदर इसमें आप देखें तो आपको ये टिपिकल नज़र आ रही हैं चीज़ें कि आपकी PR इंटरवल बिल्कुल शॉर्ट है और जो R वेव है जब वो राइज़ करती है तो वो स्लो राइज है, इसको हम डेल्टा वेव कहते हैं, आप स्लरिंग ऑफ R वेव कहते हैं। इसी चीज़ में देखें आपको तो इसके अंदर आपको QRS कम्प्लेक्सेस प्रोलॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो जब पहले मैंने बताया था आपको कि जब QRS कम्प्लेक्स की ड्यूरेशन आपकी 3 सेकंड से ज़्यादा हो जाए तो 3 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा हो जाए तो हम उसको प्रोलॉन्ग कहते हैं। तो इसके अंदर QRS कम्प्लेक्स आपका प्रोलॉन्ग है, तकरीबन 5 या 6 बॉक्सेस से ऊपर का नज़र आ रहा है आपका, ठीक है। और आपका अगर आप इसमें देखें तो साथ में सिर्फ QRS कम्प्लेक्स नज़र आ रहे हैं, बाकी आपको कुछ और नज़र नहीं आ रहा। सो बेसिकली ये केस है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का। सो इसमें आपको टिपिकल है फॉर द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसी चीज़ में देखें आपको तो आपको सिर्फ फेब्रिलेटिंग मतलब वाइब्रेशन करती हुई वेव नज़र आ रही हैं। सो ECG है टिपिकल फॉर द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगेन ECG हमें नज़र आई है जिसमें सिर्फ कोई प्रॉपर वेव्स नहीं बन रही, सिर्फ फेब्रिलेटिंग वेव्स हैं, तो टिपिकल है फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और ऐसी केसेस में हम एक्यूटली डिफिब्रिलेट करते हैं हार्ट को। इस ECG को देखें तो अगेन आपको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नज़र आ रहा है, आपको ब्रॉड QRS कम्प्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में एक टिपिकल पैटर्न नज़र आ रहा है, इस पैटर्न को हम कहते हैं ये सिग्मॉइड पैटर्न है, सीसा पैटर्न है, ठीक है। आपको वेव ऊपर जाती है, नीचे जाती हैं, फिर ऊपर जा रही हैं, ठीक है। ये नीचे जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, इस तरह जा रही हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न को हम जो है ये टिपिकल पैटर्न है फॉर द टॉर्साइडिस डी पॉइंटीज, ठीक है। ये फ्रेंच वर्ड है, तो ये बेसिकली या तो ड्रग्स की वजह से हो सकता है जैसा कि मैक्रोलाइड और इस तरह की और ड्रग्स है हमारी, और दूसरा ये कंजेंटल भी हो सकता है चैनलोपैथी की वजह से। तो ये है टिपिकल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और हमारा ये साइन वेव अपीयरेंस है इसकी, और इसको हम टॉर्साइडिस डी पॉइंटीज कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को देखें अगर आप तो इसके अंदर आपको V1 और V6 के अंदर फाइंडिंग नज़र, V1 देखें तो आपको जो है वो दो वेव, एक आपको ऊपर जाती हुई R वेव नज़र आती है, फिर S वेव नज़र आती है, और फिर अगेन एक R वेव नज़र आती है, और फिर आपका नॉर्मल बेस लाइन होती है। तो इसको हम कहते हैं RSR पैटर्न, ठीक है, V1 के अंदर। इसको हम अगेन ये चूँकि ये देखें M शेप है ना, तो इसको हम M वेव भी कह सकते हैं, M पैटर्न भी कह सकते हैं,
ठीक है। और अगर हम V6 में देखें तो उसके अंदर जो है हमारी जो नॉर्मली जो है अगर V6 के अंदर जो है वो एस वेव इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, उसमें आर वेव प्रोमिनेंट होती है। लेकिन इस कंडीशन में आपकी जो एस वेव है वो भी प्रोलॉन्ग होती है और थोड़ी स्लगिश होती है। तो इसको चूँकि प्रोलॉन्ग वेव है तो इसमें टिपिकली जो है ना ये आर, एस और आर, तो ये इसको डब्ल्यू पैटर्न हम कहते हैं। तो जब आपकी जो है V1 के अंदर आपका एम पैटर्न आ रहा है और V6 के अंदर डब्ल्यू पैटर्न आ रहा है और आपका एक्सेस जो है वो राइट एक्सेस डेविएशन आ रही है आपकी, तो ये टिपिकल है फॉर द राइट हार्ट ब्लॉक, ठीक है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसी चीज़ में देखें अगर आपको, तो अगेन आपके V1 पे अगर आप जाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, V1 पे अगर आप जाएं तो आपको वो टिपिकल RSR पैटर्न मिल रहा है। इसका आर वे ऊपर जाती है, फिर एस है, फिर आर है, फिर एस है, ठीक है। तो ये इस साइड पे आ गया। और अगर हम इसी की जो है अगर हम V6 को देखें तो इसके अंदर हमें एम पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। ये अगर आप ये वाली वेव देखें आपको तो नॉर्मल आर है, एस है और फिर क्यू है, फिर आर है और जो है फिर एस है। तो एस वेव नॉर्मली V6 के अंदर इतनी बड़ी नहीं होती, इसके अंदर चूँकि इसको ब्लॉक है तो इसके लिए इस पैटर्न को हम कहते हैं एम पैटर्न। सो जब आपकी V1 के अंदर एम पैटर्न आए और जो V6 है उसके अंदर डब्ल्यू पैटर्न आए, ये वाला, ठीक है, और तो इसको हम कहते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और साथ में इसके अंदर जो है वो अमूमन जो है वो देखने को मिलता है कि राइट एक्सेस डेविएशन होती है। तो अगर हम इसके एक्सेस को देखें, हाँ, इसके अगर हम एक्सेस को देखें तो हमारे लीड 1 के अंदर जो है वो लीड 1 के अंदर हमारा जो है वो पॉजिटिव है और लीड 1 के अंदर AVF के अंदर नेगेटिव है। सो अगेन लीड 1 पॉजिटिव, AVF नेगेटिव। सो ये हमारा जो है वो एक्सेस डेविएशन उसकी तरफ आ रही है हमारी। चलें, ये ECG एक और इम्पॉर्टेंट ECG है। इसमें अगर हम लीड 1 के अंदर देखें तो हमें जो नज़र आ रही है वेव है वो हमें आर वेव नज़र आ रही है और आर वेव बाइफिट है, ठीक है, एंड पे इस तरह नॉच बनी हुई है। और अगर हम लीड V6 में देखें तो हमें लीड V6 के अंदर भी सिर्फ जो है वो लीड 1 के अंदर हमें सिर्फ एस वेव नज़र आ रही है और लीड V6 के अंदर हमें सिर्फ आर वेव नज़र आ रही है। जो आर वेव है वो बाइफिट है, ठीक है। तो आर वेव के अंदर अब उल्टा हो गया है, जैसे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पे था कि लीड V1 के अंदर एम पैटर्न था और V6 के अंदर डब्ल्यू पैटर्न था, जबकि यहाँ पे उल्टा हो गया है। यहाँ पे लीड V1 के अंदर डब्ल्यू पैटर्न है और लीड V6 के अंदर एम पैटर्न है। सो ये टिपिकल है फॉर द लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो इस सूरत में फिर आपकी एक्सेस डेविएशन टुवर्ड द लेफ्ट साइड पे होगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल EEG भी हम देख लेते हैं एक। तो इस EEG में अगर आप गौर से देखें तो आपको V1 V6 पे जाएँ तो आपको V1 के अंदर सिर्फ आपकी जो है वो एस वेव आपको नज़र आ रही है, ठीक है। थोड़ा इसको मैं ज़ूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ से देखते हैं। तो अगर हम इसकी जो है V5 V6 में देखें आपको तो इसके अंदर आपको जो सिर्फ आर वेव आपकी नज़र आ रही है और आर वेव के अंदर नॉच है, ठीक है। तो जब भी आर वेव के अंदर नॉच आएगी तो इसको हम एम पैटर्न कहते हैं। फिर हम अगर इसकी जो है, क्योंकि लीड्स आर वेव बहुत बड़ी तो इसमें टिपिकल नज़र नहीं आता, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है V4 में कि आपकी जो है एस वेव है उसके अंदर भी नॉच आ रहा है। तो ये डब्ल्यू है और ये हमारा एम पैटर्न है। सो अगर V1 के अंदर डब्ल्यू और जो है V6 के अंदर एम पैटर्न, V5 V6 के अंदर एम पैटर्न आ रहा है, सो टिपिकल है फॉर द लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसके अंदर हम एक्सेस अगर देखें तो एक्सेस भी हमारा लीड 1 पॉजिटिव है, लीड AVF नेगेटिव है, तो ये हमारा लेफ्ट एक्सेस डेविएशन आ रहा है, ठीक है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट ECG, इसमें अगर आप लीड V1 देखें तो V1 के अंदर आपको बहुत बड़ी जो है वो एस वेव नज़र आ रही है और लीड V5 के देखें तो बहुत बड़ी आपको आर वेव नज़र आ रही है। सो ये टिपिकल है। और साथ में अगर आप देखें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, तो आपको लीड V5 के अंदर आपको जो नॉर्मली जो टी वेव अपराइड होती है आपको नेगेटिव मिल रही है और एसी सेगमेंट डिप्रेस आ रहा है। सो इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी आर वेव V1 V2 V3 में बड़ी होगी, एस वेव V1 V2 V3 में बड़ी होगी, आर वेव V5 V6 में बड़ी होगी और आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है उसके अंदर आपको टी वेव इन्वर्टर मिलेगी लेफ्ट साइड के ऊपर और साथ में आपको जो है वो एसटी सेगमेंट डिप्रेस मिलेगा। तो ये इसको हम कहते हैं LVH के क्राइटेरिया क्या होता है? तो LVH का क्राइटेरिया बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक वोल्टेज क्राइटेरिया और एक नॉन वोल्टेज क्राइटेरिया है। सो दोनों क्राइटेरिया जब मेट करेंगे तो हम बोलते हैं LVH। अब वोल्टेज क्राइटेरिया क्या है? तो कॉमनली जो वोल्टेज क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है उसमें यह है कि अगर आपकी जो है V1 V2 या V3 किसी एक में भी ना आपकी जो एस वेव है वो और प्लस जो है आपकी आर वेव V5 या V6 के अंदर दोनों को अगर हम वोल्टेज मिलाएं और मोर देन 35 मिलीमीटर है तो ये वोल्टेज क्राइटेरिया मेट हो जाता है। अगर हम इस इंडेक्स केस को देखें तो अगर इसके हम बॉक्स काउंट करें
तो अगर आर वेव में देखें तो हमें मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और अगर इसकी हम एस वेव देखें तो 8 9 10 11, तो 11 इंटू 5 55, तकरीबन 55 मिलीमीटर बनता है, और नॉर्मली हमें चाहिए होता है मोर देन 35 मिलीमीटर। सो वोल्टेज क्राइटेरिया मेट हो गया है। जो हमारा नॉन वोल्टेज क्राइटेरिया है उसमें यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न आना चाहिए। स्ट्रेन पैटर्न क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो लीड्स हैं V5 या V6, उसके अंदर आपकी टी वेव इन्वर्टेड होनी चाहिए और एस सेगमेंट डिप्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इसकी टी वेव एस सेगमेंट भी डिप्रेस है और टी वेव इन्वर्टेड है। सो ये एक ECG टिपिकल है फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अगेन इसी चीज़ में देखें आपको, तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न को स्पेसिफिकली दिखाया गया है कि आपकी आर वेव जो है बहुत प्रोलॉन्ग है, और साथ में आपका जो है ना वो एस सेगमेंट डिप्रेस है और टी वेव इन्वर्टेड है। सो ये नॉन वोल्टेज क्राइटेरिया जब मेट करता है तो हम कहते हैं कि पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। इसी चीज़ को आप गौर से देखें तो आपको V1 में जो है वो आपको बहुत बड़ी एस वेव नज़र आ रही है, और अगर हम V6 में देखें तो आपको बहुत बड़ी आर वेव नज़र आ रही है, और अगर हम इसकी टी वेव और उस एरिया को देखें तो हमें ST सेगमेंट डिप्रेस नज़र आ रहा है और टी वेव इन्वर्टेड नज़र आ रही है। अब इसको जब इसकी आर वेव को इसकी एस वेव को हम मिलाएंगे तो ये मोर देन 35 मिलीमीटर है, और आपको स्ट्रेन पैटर्न भी नज़र आ रहा है कि टी वेव इन्वर्टेड है इसकी, और इसके साथ में इसका जो है वो एस सेगमेंट डिप्रेस है। सो ये क्राइटेरिया मेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए। एक और ECG आप इसको देखें अगर आपको, तो इसमें अगर V1 में देखें तो नॉर्मली क्या होता है कि V1 के अंदर जो है आपकी जो प्रोमिनेंट वेव है वो एस वेव होती है, आर वेव छोटी होती है। इसी तरह अगर V5 में अगर हम देखें तो नॉर्मली क्या होता है V5 V6 के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली हमारी जो है वो आर वेव बड़ी होती है ऊपर वाली, और एस वेव हमारी वो जो है वो छोटी होती है। लेकिन इस केसेस में उल्टा हुआ आपको नज़र आएगा। अगर हम इस V1 में देखें तो आपको V1 में एस की जगह आर वेव प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, और V6 के अंदर आपकी जो है वो आर वेव वाल तो बड़ी है लेकिन एस वेव आर वेव से ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया मेट करता है फॉर द LVH का वोल्टेज क्राइटेरिया क्या है कि आपकी V1 के अंदर जो है वो V1 लीड के अंदर आपकी जो है वो आर वेव टू एस वेव, मतलब आर वेव की लेंथ और एस वेव की लेंथ जो है ना वो मोर देन 1 होनी चाहिए, यानी आर वेव एस वेव से बड़ी होनी चाहिए। या फिर यह है कि आर वेव जो है उसकी जो है लेंथ जो है वो मोर देन 7 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें फिट हो रही हैं, इसकी लेंथ आर वेव की एस वेव से ज़्यादा है, और साथ ही जो है वो आर वेव की जो अगर आप देखें तो ये 2 लार्ज बॉक्सेस से बड़ी है। सो इसकी जो अगर मिली वोल्ट देखें, इसका वोल्टेज देखें तो मोर देन 10 मिलीमीटर है, तो ये मोर देन 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि पेशेंट वोल्टेज क्राइटेरिया मेट कर रहा है। अगर इसी पेशेंट के हम लेफ्ट साइड पे जाएँ तो उसका वोल्टेज क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी जो एस वेव है वो मोर देन 7 मिलीमीटर होनी चाहिए लेफ्ट साइड लीड में, या फिर उसकी जो है वो R to S रेशियो मोर देन लेस देन 1% होनी चाहिए। यानी कि जो नॉर्मली अगर हम V6 के अंदर जो हमारी एस वेव चूँकि छोटी होती है लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, आपका एस वेव बड़ी हो रही है, मोर देन 7 मिलीमीटर है, यहाँ पे भी देखें आपको तो ये 7-8 मिलीमीटर तक आ रही है। और अगर हम इसकी एस वेव और आर वेव की लेंथ को एम्पलीट्यूड को कंपेयर करें तो एस वेव का एम्पलीट्यूड आर वेव से ज़्यादा है। सो R to S रेशियो इसके अंदर जो है वो लेस देन 1 है। सो अगेन ये वोल्टेज क्राइटेरिया को मेट कर रहा है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रेन पैटर्न है। अगेन जिस तरह मैंने बताया था कि लेफ्ट LVH में आपका स्ट्रेन पैटर्न लेफ्ट साइड लीड्स में आता है, तो RVH में आपका स्ट्रेन पैटर्न राइट साइड लीड में आएगा। तो अगेन इसमें देखें आपको तो टी वेव आपकी इन्वर्टेड है यहाँ पे और एस सेगमेंट डिप्रेस है। सो ये टिपिकल है फॉर द RVH। से कुछ ये ECGs थी जो मैंने डिस्क्राइब की। आपकी उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा, और दूसरों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन है फिर मेंशन करें। थैंक यू।